हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 18th चैप्टर वायु तथा जल का प्रदूषण के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में आपको कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आपको, जैसा इस चैप्टर्स के नाम से ही पता चलता है, आपको वायु किस तरह से प्रदूषण होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है ना। जल किस तरह से प्रदूषित होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है, और इस प्रदूषण से किस प्रकार हम इनको बचा सकते हैं उनके उपायों के बारे में भी आपको बताया गया है। साथ में विश्व उष्णन के बारे में बताया गया है, और साथ में आपको बताया गया है अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा से किस तरह से हानिकारक प्रभाव अम्ल वर्षा हमारे दैनंदिन जीवों पर आखिर दे रही है, उनके बारे में भी आपको बताया गया है। साथ में आपको उस विश्व उष्णन, इसके साथ आप जान सकेंगे कि किस तरह से ताजमहल जैसी धरोहर जो है वो धीरे धीरे आज खत्म होती जा रही है, सिर्फ मात्र अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, साथ में आपको कुछ एक्टिविटीज, कुछ क्रियाकलाप है आपको एक सजग जागरूक नागरिक के रूप में बनाने के लिए। ठीक है ना। यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से आप खुद एक सजग नागरिक बन सकते हैं, और साथ में आप अपने पड़ोस में, पड़ोस के लोगों को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि हमें किस तरह से आखिर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपना एक योगदान देना चाहिए अपने समाज में। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर्स के हेडिंग्स में बताए गए जल तथा वायु के प्रदूषण में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से वायु तथा जल आखिर प्रदूषित होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं वायु हमारे इस अर्थ में आखिर पूरे पृथ्वी को वायुमंडल एक घेरे बनाकर रखी है, जिसमें नाइट्रोजन का 78% परिमाण आखिर उपस्थित है, और साथ में ऑक्सीजन लगभग लगभग 21% के बराबर है। यानी वायुमंडल का सिर्फ इन दोनों गैस नहीं, 99% आखिर इन दोनों के अवयवों के विद्यमान इसमें है। ठीक है ना। और लास्ट के 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड्स, साथ में विभिन्न प्रकार के जलवाष्प और विभिन्न प्रकार की जो गैसेस हैं वो भी मौजूद हैं। याद रखना है आपको, नाइट्रोजन किसी भी तरह से हमें नुकसान नहीं करती है, लेकिन साथ में आपको जान लेना है कि यह वायु कैसे प्रदूषित होती है। फ्रेंड्स, तो वायु तभी प्रदूषित होती है जब इसमें विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स, जो कण हैं, जो धूल के कण हैं, ठीक है ना, जो कार्बन के कण हैं, जो सल्फर के जो कण हैं, इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है ना। याद रखना है। और मौजूद होने से क्या होता है, यह सूर्य से आने वाली गर्मी को पकड़ लेते हैं, संचित कर अपने में समा लेते हैं, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है और सृष्टि होती है विश्व उष्णन की। विश्व उष्णन कहने का तात्पर्य हमारे पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। जिससे प्रभाव के रूप में आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो ये पृथ्वी है, इस पर जीवन का अस्तित्व जो है काफी संकटपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि जल का प्रदूषण किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानेंगे कि जल का प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है आखिर कल कारखाने के जितने भी सारे रासायनिक पदार्थ जो हैं, जो बिना उपचार किए गए नदियों और नालों में बहा दिए जाते हैं। ठीक है ना। साथ में अपने घर के आसपास की जितनी सारी गंदगियां हैं वह नदी और नालों के माध्यम से एक स्वच्छ जल के स्रोत को वह प्रदूषित करती है फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार वायु और जल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं वायु और जल प्राकृतिक ऐसे दो संसाधन हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते। जल को अगर हम कुछ दिन ना पिए तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वायु को अगर हम सिर्फ कुछ मिनट अगर हम ना लें तो हमारा जिंदगी काफी संकटपूर्ण हो सकता है फ्रेंड्स। अब है आपको जान लेना कि आखिर वायु प्रदूषण जो है वो किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से वायु प्रदूषित हो रही है हमारे इस अर्थ में। आप सभी देख पा रहे हैं, शहर की भीड़ वाली सड़क
का एक प्रस्तुति आपको दिखाया गया है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि सड़क जो है वो किस प्रकार से वाहनों के द्वारा, ठीक है ना, वाहन से पूरा भरा हुआ है और वाहन से निकलने वाले जो धुएं हैं वह किस तरह से वायु को प्रदूषित कर रहे हैं और किस प्रकार एक शहर जो है पूरी तरह से एक प्रदूषण में डूब गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेंगे कि आखिर वायु प्रदूषण आखिर है क्या, किससे हम वायु प्रदूषण कह रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि आखिर वायुमंडल में आखिर नाइट्रोजन का परिमाण लगभग 78% है, ऑक्सीजन का जो परिमाण है लगभग 21% है और रेस्ट के 1% जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन और जल वाष्प जैसे कुछ कंपोनेंट्स, अवयव जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये एक सटीक रूप से वायु का मिश्रण है, जो शुद्ध वायु हम जिसे कह रहे हैं, याद रखना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। शुद्ध वायु में इन सभी का जो मिश्रण होता है कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वायु किस प्रकार से अशुद्ध होती है फ्रेंड्स, जैसे ही इस प्रकार के मिश्रण में, ठीक है ना, ऐसे शुद्ध प्रकार के हवा के मिश्रण में जैसे ही बाहर से पार्टिकल्स, कण आते हैं, इसमें इस हवा में प्रविष्ट करते हैं तो वायु अशुद्ध होने लगती है। याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस कई बार आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में कि शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु में आखिर अंतर आप बताएं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेंगे कि वायु प्रदूषित किस प्रकार से होती है। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आखिर जब भी कोई कण, कोई धूल के कण, कोई कार्बन के कण, सल्फर के कण, विभिन्न प्रकार के जो ईंधन जो निकल रहे हैं, वाहन से ईंधन जो भी निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, कल कारखाने, चिमनी से निकलने वाला धुआं, उनके उनमें जो स्थित जो कण है जैसे वायुमंडल में मिलती है तो वह वायु प्रदूषित हो जाती है, याद रखना है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है, जिसे सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं वायु का प्रदूषण होना सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ही हानिकारक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। यानी निर्जीव कहने से तात्पर्य यह है कि आप सभी जानते हैं जो एयर जो मौजूद होती है फ्रेंड्स, किसमें, मिट्टी में भी मौजूद होती है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और मिट्टी में उपस्थित जो पौधे होते हैं वो भी अपना क्या करते हैं, श्वसन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि पौधे आखिर CO2 को ग्रहण करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, लेकिन साथ में आपको यह बात भी जाननी है कि आखिर पौधे जो हैं वह हमारी तरह, आपकी तरह श्वसन भी करती है, जहां पर वह ऑक्सीजन को टेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करती है फ्रेंड्स। इसीलिए हमारी जो मिट्टियां हैं, ठीक है ना, आपने इस पूरे क्लासेस में आखिर जाना कि किस प्रकार से आखिर हम किसी अनाज को रोपण करने के लिए हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि वह उसमें से आसानी से हवा जो है वह ट्रांसमिट हो सके, हवा का संचरण हो सके और पौधे जो है हवा को ग्रहण कर सके, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको समझना है वायु प्रदूषण से पेड़ पौधों के साथ साथ, जीवों के साथ साथ निर्जीव दोनों के लिए ये बराबर रूप से हानिकारक है फ्रेंड्स, ये आपको पहले समझना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर वायु प्रदूषक आखिर है क्या, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब भी वायु में विभिन्न प्रकार के पदार्थ सम्मिलित होकर उसे दूषित बनाते हैं तो उसे हम कह रहे हैं वायु प्रदूषक, ठीक है ना। ये कैसे संभव है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये संभव है, आप सभी जानते हैं, मानवीय क्रियाकलाप, ह्यूमन जो एक्टिविटीज होते हैं उनके द्वारा वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन प्रदूषकों का स्रोत आखिर क्या है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, स्वचालित वाहन, निर्वातक, आप देख पा रहे हैं, जलावन की लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं, ठीक है ना। उपलों यानी आप जानते हैं जो गोबर जिससे बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो एक अलग ही उसका रूप बनाया जाता है, ठीक है ना, उन्हें हम उपल कहते हैं। उपलों के जलने से जो निकलने वाला धुआं होता है। आप सभी जानते हैं जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जिसके बारे में आपने क्लासेस में पढ़े, इसी क्लासेस में आपने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल आखिर जीवाश्म ईंधन आखिर क्या होता है, उनके निकलने से किस प्रकार का जो धुआं है, विषैली गैस है, वो रिलीज होती है और हमारे एनवायरमेंट में मौजूद जो शुद्ध हवा है उससे किस तरह से प्रदूषित करती है, ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर्स की सहायता से आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से वायु जो है वो प्रदूषित होता रहता है। फ्रेंड्स, आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं और वाहनों से निकलने वाला ये काला धुआं आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि वाहन जो होता है ना फ्रेंड्स, वो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड्स को रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफी हानिकारक है फ्रेंड्स, उत्पन्न होती है, जो एक विषैली गैस है, याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह एक विषैली गैस है, यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड्स काफी खतरनाक गैस, हमारे अगर शरीर में ये प्रवेश कर जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा को यह कम कर देती है, जिससे आदमी दम घुटकर ही मर जाता है फ्रेंड्स। इसे इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में किसी भी धुआं को जलाकर आपको नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, साथ में आपको जान लेना है कि आखिर धूम कोहरा आखिर क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाले कोहरे जैसी मोटी परत, ठीक है ना, जो धुआं से भरा होती है, उसे हम धूम या कोहरा कहते हैं। वास्तव में ये होता क्या है फ्रेंड्स, जो आखिर धुआं है, ठीक है ना, ये धूम कोहरा, आप जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये धुएं, ठीक है ना, ये धुएं और कोहरा से, दोनों से मिलकर बना होता है ये धूम कोहरा, ठीक है ना। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स उपस्थित हो सकते हैं, जो अन्य वायु प्रदूषक जैसे कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत समय ऐसा दिखा गया है, जो धूम कोहरा होता है वह मौजूद है हमारे शहर में, ठीक है ना। जिससे क्या होती है, सुबह के टाइम विंटर सीजन में आप देखेंगे कि सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही है, और इसी से आखिर एक रोग का, काफी सारे रोगों का जन्म होता है, जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस लेने के साथ हराहट की उत्पन्न भी हो जाती है। बच्चे जो सुबह में मॉर्निंग्स में स्कूल जाते हैं, उन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो कई बार देखी जाती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर किस प्रकार से आखिर अम्ल वर्षा की सृष्टि होती है। ये जो आपने जाना कि विभिन्न प्रकार के जो घटक, ठीक है ना, जो प्रदूषक जो हवा में मौजूद होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये सभी प्रदूषण का मुख्य कारण है फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में आपको याद रखना है कि इन सभी का जो दहन, जो भी चीजों का हो रहा है ना फ्रेंड्स, विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसलिए ये इन तरह के धुओं से हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। साथ में आपको घरेलू जितने भी सारे वाहन हैं, ठीक है ना, पर्सनल जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, और आपको ऐसे वाहनों का उपयोग करना चाहिए जो जिनका उपयोग सभी कर रहे हैं। ऐसे बसेस में ट्रैवल करना चाहिए जिसमें सभी चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना है, जितना हम प्रदूषण कम करेंगे फ्रेंड्स, हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर उतना ही सही रूप से टिका रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आखिर क्या होते हैं फ्रेंड्स। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस वायु प्रदूषण में फ्रेंड्स। ये आखिर होता क्या है, तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार की गैस है, ठीक है ना, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल्स फुहार में किया जाता है, ठीक है ना। याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन शॉर्ट में हम CFC कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि किस प्रकार से CFC जो है वो हानिकारक है। तो आप याद होगा आपको कि ओजोन परत कहां है हमारे वायुमंडल में, और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है फ्रेंड्स। आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी आपने जाना था कि ओजोन लेयर किस प्रकार से डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से खत्म हो रही है। ओजोन में कई बार छिद्र हो जाते हैं। ओजोन जो होता है वह बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है यह CFC जो गैस के कारण, जिससे क्या होती है, सूर्य की जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रेज के साथ, पराबैंगनी किरणों के साथ हमारे धरती पर पहुंचती है, जिससे हमारे इस अर्थ में विभिन्न प्रकार के जो डिजीज हैं, स्किन डिजीज हैं, जो रोग हैं, कैंसर जैसी महामारियां भी उत्पन्न होती है। इसे आपको पहले समझना है फ्रेंड्स। इसीलिए CFC का इस्तेमाल काफी हद तक, जितना संभव हो सके, आपको कम करना है, अपने लेवल तक, अपने स्तर में इसको कम करना है फ्रेंड्स। याद रखना आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना।
फ्रेंड्स, अब आपको कुछ बातें जान लेनी है। जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, आपको जान लेना है आखिर अम्ल वर्षा के बारे में। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आखिर डीजल और पेट्रोल जब उन्हें जलाया जाता है, ये जीवाश्म ईंधन है। इनका जब उपयोग वाहन को चलने में, वाहन को ऊर्जा देने में जब इनका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो आखिर जब वाहन चलते हैं ना, तो इनसे धुआं निकलता है और वही धुआं, उस धुएं में से शामिल होते हैं काफी छोटे छोटे कण। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें वो खुली आंख से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब इसका एक ग्रुप निकलता है, काला सा धुआं हमें प्रतीत होता है। जैसा आपने कुछ देर पहले आखिर देख लिया, ठीक है ना, किस प्रकार से काला सा धुआं आखिर वह हमारे वायुमंडल में रिलीज किया जाता है वाहनों के द्वारा, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि आखिर ये धुएं में, इन प्रकार के धुएं में विशेष प्रकार के आखिर कण जो मौजूद होते हैं, ठीक है ना, जो आखिर वायुमंडल में सस्पेंडेड होकर हमारे इस वायुमंडल में तैरते रहते हैं, याद रखना है। और ये फिर क्या करते हैं, यही वो कण हैं जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को ये पकड़ के रखते हैं। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, सूर्य जो है हमारा सौर परिवार का ऊर्जा देने का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, कुछ हद तक वह पृथ्वी तक अवशोषित होती हैं, कुछ हद तक वह लौटा दी जाती है वायुमंडल में, और वायुमंडल में उपस्थित ऐसे कण उसे पकड़ के रखते हैं और गर्मी का कारण बनते हैं, जिसके कारण से हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह बढ़ता रहता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन के रूप में हम जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे आखिर ताजमहल के बारे में, ठीक है ना, और अम्ल वर्षा किस तरह से ताजमहल को विनष्ट कर रही है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड्स, आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। जब भी वाहन और कल कारखानों से जो निकलने वाला जो धुआं है, इसमें मौजूद होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड्स, याद रखना है आपको, ठीक है ना। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड्स के साथ, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये जो मौजूद होते हैं विशेष प्रकार के धुएं में, ठीक है ना, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुएं में ये जरूर मौजूद होते हैं। और जब ये पानी के साथ मिक्स होते हैं, मिश्रित होते हैं, यानी जब ये वायुमंडल में रिलीज किए जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होता है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और देन ये क्या होते हैं, जब भी मेघ होता है हमारे इस वायुमंडल में, किस तरह से हमें मेघों के द्वारा हम पानी को प्राप्त करते हैं, ये प्रोसेस आपको पता होगा फ्रेंड्स। और जब ये गर्म हवाएं जब जलवाष्प बनकर ऊपर उठती हैं, तो वो पदार्थ इस वाष्प के साथ, जलवाष्प के साथ मिल जाते हैं और पानी वर्षा के रूप में आखिर हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध हवा, शुद्ध जल प्राप्त नहीं होता है। आप सभी जानते हैं वर्षा का जल शुद्ध रूप है, ठीक है ना, पानी का। लेकिन जैसे ये कण पानी के साथ मिक्स होते हैं तो उत्पन्न होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स उत्पन्न होता है, नाइट्रिक एसिड्स उत्पन्न होता है, और यही एसिड्स जब हमारे ऊपर गिरती है तो हमारा जो त्वचा है वह जलने लगता है। अगर हेयर में गिरे तो हेयर का फॉलिंग होने लगता है, या इतना ही नहीं, मिट्टी में गिरती है तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ये छीन लेती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में पुल, ठीक है ना, कोई भी भव्य इमारत उन्हें बर्बाद कर देती है ये एसिड रेन फ्रेंड्स। इसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, याद रखना है, इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल, जो काफी व्हाइटिश, काफी सफेद होता है, लेकिन एसिड रेन इन्हें पीला कर सा कर दिया है। आप अगर रिसेंट अगर विजिट किए होंगे ताजमहल, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ताजमहल जो है उसके इस येलोइश लेयर को हटाने के लिए भी काम हमेशा चलता रहता है, ताकि ये येलोइश लेयर जो है वह उसे हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसे हम लोग संगमरमर का कैंसर के नाम से भी जानते हैं। जब ऐसी वृष्टि होती है, ऐसी बारिश होती है, अम्ल वर्षा, तो संगमरमर को पूरी तरह से यह बर्बाद कर देती है, उसे येलोइश, उसके लेयर, उसकी चमक को, उसके सफेदपन को उसे छीन लेती है। इसे हम संगमरमर का कैंसर के रूप में भी फ्रेंड्स जानते हैं। अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे पौधा घर प्रभाव के बारे में, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम कुछ बातें जान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के जो कल कारखानों से निकलने वाले जो धुएं की जो कण है, वो किस प्रकार से सूर्य से आने वाली गर्मी को, तापमान को किस प्रकार से पकड़ लेती है, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि यदि आप किसी भी अगर नर्सरी में अगर आप गए हैं, ठीक है ना, तो पौधशाला या फिर नर्सरी में गए होंगे, या फिर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पौधों को बड़ा किया जाता है, किस प्रकार से उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है ना।
तो आप सभी जानते हैं सूर्य की ऊष्मा पौधे घर में प्रवेश करा दी जाती है और इससे वह बाहर नहीं निकल पाती। यह रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उससे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। आप सभी जानते हैं इसके बिना वायुमंडल, आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो होती है वो सूर्य की से प्राप्त ऊष्मा कुछ हद तक अवशोषित करती है और कुछ हद तक वह वायुमंडल में लौटा देती है, ठीक है ना। लेकिन उसका एक परिमाण होता है। लेकिन जब भी ये बाहर के कण, विभिन्न प्रकार के जो कण हैं, जब भी वायुमंडल में मौजूद होते हैं तो उस वह तापमान को इतना बढ़ा देती है कि पौधों के साथ साथ हमारे मनुष्य जीवन में, ठीक है ना, और साथ ही साथ निर्जीव जितने प्रकार के पदार्थ हैं उन सभी के लिए खतरा बन चुका होता है, ठीक है ना। इसे ही हम लोग पौधा घर प्रभाव के रूप में कह रहे हैं, ठीक है ना। पौधे का विनष्ट होना यह पूर्ण रूप से यह संकेत देता है कि अब जैसे ही पौधा अगर खत्म हो जाए तो हमारा यह जो ह्यूमन जो सिस्टम है, ठीक है ना, यह हमारा जो मनुष्य का जो अस्तित्व है यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे इस अर्थ से ही, ठीक है ना। और जिसके लिए जिम्मेदार हम खुद होंगे फ्रेंड्स, यह बात आपको समझना है। फ्रेंड्स, अब ये सवाल आता है कि किस प्रकार से आखिर सल्फर के कण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कण हमारे इस वायुमंडल में आखिर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने तो कुछ कुछ चैप्टर्स पहले ही पढ़ा कि हमारे वायुमंडल में O2 और CO2 का बैलेंस बिल्कुल बना रहता है, लेकिन फिर भी ये किस तरह से ज्यादा हो जा रहे हैं, इसे आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे वायुमंडल में CO2 जो होती है वह निर्मोचित होती है, ठीक है ना। अब है पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का उपयोग करते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो कम हो जाती है, लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वन उन्मूलन हम जो है वो कर रहे हैं, वन का उन्मूलन कर रहे हैं, वृक्षों को काट दे रहे हैं। कटे हुए वृक्षों के स्थान पर हम वृक्ष का रोपण नहीं कर रहे हैं, वृक्षारोपण हम कर ही नहीं रहे हैं, जिस कारण से वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जा रही है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जा रही है, ठीक है ना। और इस प्रकार से मानवीय जो क्रियाकलाप है, याद रखना है, इस प्रकार से मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान दे रहे हैं और CO2 यही ऊष्मा को रोक लेती है, जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको बार बार बताया, और वायुमंडल में नहीं जाने देती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत तापमान में आखिर निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे हम लोग कह रहे हैं विश्व उष्णन फ्रेंड्स, आपको समझना है, इसे ही हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अगर हो जाए फ्रेंड्स तो जितने भी सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी सारे हिम के जितने भी सारे जगह है, ठीक है ना, बर्फ के जितने भी सारे जगह हैं वह गलने लगेंगे। आप सभी को पता है हमारे इस पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फों का ढेर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो वह बर्फ जो है वो पिघलने लगेंगे, साथ में तटीय क्षेत्र में आने वाले जितने भी शहर और देश हैं वह पूरी तरह से डूब जाएंगे। और साथ में आपको जान लेना है कि तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्योंकि इस पृथ्वी पर 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना ही काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और यह वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है कि आने वाले समय में हमारा जो यह तापमान है पृथ्वी का, वह अपने अधिकतम तापमान से भी 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से रह पाएंगे, यानी पूरा आखिर हरा भरा दिखने वाला जगह जो रेगिस्तान में तब्दील होने वाला है फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे कि इस वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपने स्तर में आप क्या कर सकते हैं और साथ में सरकारी एजेंसियां भी क्या कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी वाहन में जो भी जीवाश्म ईंधन जो भी यूज हो रहे हैं उनके स्थान पर आपको CNG या फिर LPG का यूज करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आप जिस तरह से पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सारे जो अपने पर्सनल जितने भी सारे वाहन हैं उनको छोड़कर आपको सार्वजनिक वाहनों में आपको सफर करना है, इसे आपको समझना है, ठीक है ना। और साथ में सरकारी जो एजेंसियां हैं, विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग जो है वह किया जाना चाहिए। सरकारी एजेंसियां हो या फिर प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से जो भी वाहन से निकलने वाला धुआं है उनकी जांच जो है वो हमेशा होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में आप सभी जानते हैं जीवाश्म ईंधन की जगह पर एक नए विकल्प की भी हमें आवश्यकता है। वो अगर हो सकता है तो हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके हमें आखिर वाहनों को आखिर चलाना चाहिए, याद रखना है।
और साथ में आप अपने स्तर पर किस तरह से वायु प्रदूषण को फ्रेंड्स आप कम कर पाएंगे। जहां तक हो सके फ्रेंड्स आपको आखिर प्लांटेशंस करना चाहिए फ्रेंड्स, याद रखना है वृक्षारोपण आपको करना है। जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, छोटे से छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरह से वृक्षारोपण कर रहे हैं। आप अपने स्कूल्स में, आप अपने घर में, आप अपने पड़ोस में, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। किस तरह से वृक्षारोपण एक छोटा सा काम, एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़ी जो वायुमंडल है धरातल की, इस पृथ्वी की, उसे क्षय होने से, उससे प्रदूषित होने से या बचा सकता है फ्रेंड्स। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जल प्रदूषित कैसे होता है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हेडिंग है जल प्रदूषण, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है इससे पहले आपको समझना है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जो भी वाटर हम अपने दैनंदिन जीवन में यूज कर रहे हैं वो नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से वह किसी जल के स्रोत तक पहुंचता है। लेकिन साथ में आपको यह जान लेना है कि जितने भी सारे ऐसे तत्व जो पानी में सम्मिलित होकर उसे पूरी तरह से प्रदूषित करते हैं, इसे हमें उपचार की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उपचार कहने का तात्पर्य उस वाटर को, उस पानी को इस तरह से सफीकृत किया जाता है, संयंत्र किया जाता है, उसे साफ किया जाता है कि वह किसी तरह जब साफ होने के बाद, जब उपचार करने के बाद अगर उसे किसी भी जलाशय में अगर उसे विसर्जन किया जाए तो उस जलाशय में उपस्थित रहने वाले जो जीव है उसे किसी तरह हानि ना पहुंचे। साथ में आपको जान लेना है कि जल प्रदूषण होने का एकमात्र और एक स्रोत है। जैसे आप जानते हैं कि कृषक जो होते हैं वो खेतों में फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का यूज करते हैं। उर्वरकों का जो यूज हो जाता है होने के बाद, जब मिट्टी में जब ज्यादा प्रचुर मात्रा में उर्वरक का यूज होने के बाद जैसे ही वर्षा का जल मिट्टी में पहुंचता है तो फिर वह जो है जल, वह जल पूरी तरह से मिट्टी से होता हुआ वह किसी ऐसे जगह में पहुंचता है जहां पर कोई जल का स्रोत है। कहने का तात्पर्य तालाबों में, नदियों में वह जल पहुंचता है और वह जल पूरी तरह से प्रदूषित होता है और उसमें रहने वाले जीव जो है उनकी जो जीवन है वह संकट आ जाती है। साथ में आपको जानना है कि उर्वरकों का जो उपयोग है उनमें जो वर्षा का जल आता है तो वह जल हमारे भूजल के अंतर्गत भी वह रिस रिस कर चला जाता है, जिसे हम पी रहे हैं, यानी पीने योग्य पानी भी दूषित हो जाती है। इसे आपको पहले समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है, ठीक है ना। आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने के बाद, नहाने और आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो जल होता है वह कितना गंदला हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि आखिर जल प्रदूषक आखिर है क्या। आप देख पा रहे हैं जल प्रदूषक फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब भी जल में बाहर से किसी मटेरियल का एंटर होता है तो उस जल को वह प्रदूषित बना देता है। जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है और जल के प्रदूषण करने वाले पदार्थ को हम कहते हैं जल प्रदूषक। इसे आपको पहले समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे आप सभी जानते हैं जितने भी सारे हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग होने वाले जो जल हैं उसे हम किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में माना जाता है, ठीक है ना, सर्वव्यापी घोलक के रूप में माना जाता है क्योंकि जल में ऐसी क्षमता होती है कि विभिन्न तरह के पदार्थों को वह अपनी अंदर घोल लेता है, ठीक है ना। आप सभी देख पा रहे हैं यहां पर गंगा का उत्पत्ति और पूरा स्थान आपको दिखाया गया कि किस तरह से गंगा के किनारे आखिर शहर जो है वो बसे हैं, ठीक है ना। लेकिन गंगा की अवस्था आज ऐसी है विश्व के, ठीक है ना, विश्व के कुछ सर्व प्रमुख नदियों के अस्तित्व के खतरे बन गए हैं। उसमें से एक नाम गंगा का भी है फ्रेंड्स, क्योंकि गंगा के पानी में कल कारखाने के निकलने वाले जितने भी सारे कचरे हैं, ठीक है ना, और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न किया गया वर्ज्य पदार्थ आखिर गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। इससे पहले आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी इस पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि गंगा के किनारे बसा हुआ विभिन्न प्रकार का जो शहर है, जो क्षेत्र है, वो किस तरह से गंगा को विनष्ट कर दे रहा है, जल का प्रदूषण कर रहा है। आप पिक्चर्स में भली बात ही आपको पिक्चर्स के सहारे आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, गंगा नदी का प्रदूषित फैलाव आप देख पा रहे हैं। नदी में फेंका गया औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो इस तरह से पानी में फेंका जाता है, जिससे जल जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। इससे पहले आपको फ्रेंड्स समझना है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर गंगा कार्य परियोजना आखिर है क्या। फ्रेंड्स, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, गंगा कार्य परियोजना। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आखिर कोई भी नदी के किनारे बड़े से बड़े सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है ना। और हमारा ये जो भारत है, भारत में मुख्यतः गंगा जो है वह एक प्रमुख नदी के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। गंगा नदी के किनारे कई सारे शहरों का विकास हुआ है, लेकिन वहां के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा बहुत से अन्य हानिकारक पदार्थ सीधे ही नदी में फेंक रहे हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि वह इसके जल में जल जीव जीवित है ही नहीं, और यहां यह नदी जो है वह निर्जीव हो गया है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं। तो सन 1985 में ऐसे परियोजनाओं को देखकर, ऐसे क्रियाकलापों को देखकर सन 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे नाम दिया गया गंगा कार्य परियोजना, ठीक है ना। परंतु बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक, ध्यान देना है, परंतु बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक करण ने इसे पहले से ही महाशक्तिशाली नदी को काफी नुकसान पहुंचा दी है। फ्रेंड्स, इससे आपको पहले समझना है। तो आप किस तरह से, आप अपने स्तर पर किस तरह से पानी का बचाव करेंगे फ्रेंड्स, इससे पहले आपको समझना है, ठीक है ना। आप अपने स्तर में पानी को बर्बाद होने से बचाएंगे, पानी को गंदा होने से बचाएंगे, इससे पहले आपको जान लेना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, ठीक है ना, किस तरह से ये जो कूड़ा कचरा जो है, आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ वो नदी में फेंक दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह से विनष्ट कर दिया जा रहा है। ये प्राकृतिक संसाधन हमारे से अब छीन लिए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं वो किस तरह से आखिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नदियों में कूड़ा करकट, फूल पूजा सामग्री, विभिन्न प्रकार के जैव निम्नीकरणीय पॉलिथीन की थैलियां को फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित जो गंगा नदी है वो किस तरह से ये बर्बाद करते रहे हैं प्राकृतिक संसाधन को, किस तरह से जल का प्रदूषण कर रहे हैं, इसे आपको पहले समझना है, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि कानपुर में 5000 से भी अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है ना। इनमें से उर्वरक, अपमार्जक, चर्म, पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित है। ये औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में डायरेक्ट विसर्जन करती है, बिना उपचार के साथ, यानी उपचार नहीं करती है और नदियों में बहा देती है। वो नदी होता है फ्रेंड्स गंगा। और आज गंगा की स्थिति ऐसी आ गई है कि उसे विश्व व्यापी कोष के द्वारा यह बताया गया है कि यह भी उन नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व जो है वो आने वाले समय में खतरा हो चुका है, बन चुका है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी कि किस प्रकार से नदियां जो हैं वो अस्तित्व उनका खतरे में आ गया है। उनमें से नाम है गंगा का। फ्रेंड्स, सवाल आपको कई बार पूछा जाता है कि क्या होगा अगर किसी भी पानी को जो कल कारखाने से निकल रहे हैं उसे बिना उपचार के अगर हम किसी जल स्रोत में अगर हम बहा देते हैं तो क्या आप परिवर्तन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं बिना उपचार किया गया जो भी रसायन या फिर जो भी पदार्थ को अगर हम किसी जलाशय में या फिर किसी भी जल के स्रोत में अगर फेंकते हैं या विसर्जित करते हैं तो क्या होता है। रसायन जानते हैं, कारखानों में कोई भी पदार्थ उत्पन्न होने के बाद रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना, वो आखिर होते हैं तैयार, ठीक है ना। उसमें आप सभी जानते हैं कि नाइट्रेट, फॉस्फेट्स की जो संख्याएं हैं, उसकी जो मात्राएं हैं वो काफी ज्यादा होती है। ऐसे रसायन की अधिक मात्राओं के कारण क्या होता है कि जब भी आप इसे विसर्जित करते हैं तो ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की तरह काम करता है। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटक के लिए भोजन का काम करते हैं,
ठीक है ना। और ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसमें जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। यानी अगर आप कोई भी, ठीक है ना, उद्योग के अगर विषाक्त पदार्थ, रसायन पदार्थ अगर आप जल में विसर्जित कर दें तो जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जल में रहने वाले, वो मर जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसे समझना है। और जो इकोसिस्टम है, जो यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है, ठीक है ना, वह बिगड़ जाएगा। और पारिस्थितिक तंत्र के बिगड़ने से इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर ह्यूमन पर पड़ेगा फ्रेंड्स, इससे पहले आपको समझना है, ठीक है ना। बहुत समय, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि बहुत समय जो कृषक जो हैं वो क्या करते हैं, पदार्थों का उपयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थों का, वो धीरे धीरे भूमि के अंदर वो पदार्थ चले जाते हैं और भौम जल के रूप में हम उन्हें ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ लेना है कि पेयजल क्या होता है और जल को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत समय ऐसा आपने देखा होगा कि जो जल है वो दिखाई तो दे रहा है बड़ा स्वच्छ, बड़ा शुद्ध दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, लेकिन क्या वो शुद्ध हो सकता है, इसे आपको पहले समझना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं शुद्ध देखा गया जल या फिर जो स्वच्छ, अगर आप किसी भी पानी को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पानी स्वच्छ है। हो सकता है उसमें, उस स्वच्छ पानी में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो उसमें मौजूद हैं और जिसे पीने से हमारे शरीर में काफी हानिकारक एक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा कि जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं, अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए हम जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको जान लेना कि पीने के लिए उपयुक्त जल को हम ही पेयजल कहते हैं। पेयजल वो जल है जिसे हम पी सकते हैं, लेकिन साथ में आपको याद भी ये रखनी है कि हमें अपने आसपास में, यानी हमें अपने आसपास के इलाकों को साफ रखना है ताकि उसका गंदा जो पानी है, उसका विषाक्त जो रासायनिक पदार्थ है, वो भूमि के द्वारा रिस कर भौम जल में ना प्रविष्ट करे, ठीक है ना। इससे दरकार होता है कि आप नदियों नालों को अपने आसपास में जो भी उपस्थित है उससे साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। जरूरी है कि नगर पालिकाएं जो है वह आपके घरों के आसपास को, जगह को वह बिल्कुल साफ सुथरा रखे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशय के में गिरने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्र में जल को शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पहले जल का उपचार करती है। और जल के उपचार में उपयोग होता है एक केमिकल जिसे हम क्लोरीन कहते हैं, लेकिन क्लोरीन को भी इस्तेमाल करना, क्लोरीन को देकर किसी भी पानी को शुद्ध करना, उसका भी एक निर्दिष्ट मात्रा होती है, परिमाण होता है। ज्यादा क्लोरीन का उपयोग करके आप पानी को पी नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, इससे पहले आपको समझना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं हमें वो घेर लेते हैं, इससे आपको पहले समझना है, ठीक है ना। अब आप जान लेंगे कि आखिर पुनः उपयोग, आप देख पा रहे हैं, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण आखिर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। जैसे हमें अपनी दिनचर्या पर विचार करना चाहिए फ्रेंड्स। विचार ये करें कि किस तरह से आप पानी को बचा सकते हैं, ठीक है ना। आप ये समझे कि उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जल, ठीक है ना, उपयोग में वो पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है, इसे आपको पहले समझना है। फिर पौधों की सिंचाई के लिए अलग से पानी को निकालने या फिर उसका व्यवहार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि जल में विभिन्न प्रकार के, हमारे घर से निकलने वाले जो जल होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। उसे भी साफ करने का सही तरीका होना चाहिए, उसे भी उपचार किया जाना चाहिए फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं जल उपचार संयंत्र जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है। इसके बारे में आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे फ्रेंड्स। और फिर जल का उपचार होने के बाद ही किसी जल स्रोतों में विसर्जित किया जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। इससे हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है, पूरी तरह से फिर स्वस्थ रह सकता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में आखिर हमसे फ्रेंड्स क्या पूछे गए हैं। जैसा फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है, ठीक है ना। वही कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा
आखिर जल का संदूषण होता है वो आपको बताना है फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि इस सवाल का उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, पानी आप लिखेंगे, पानी निम्नलिखित तरीकों से संदूषण होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना है। देन आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं विभिन्न औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती है। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपको लिखना है कि विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो क्या करते हैं, रसायनों को, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं उन्हें वो नदियों और नालों में प्रवाहित कर देते हैं, याद रखना है, बिना ट्रीटमेंट किए, ठीक है ना। तो साथ में उसका किसी भी तरह का उपचार नहीं करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जल का संदूषण हो जाता है। नंबर 2 आप लिखेंगे सीवेज के जल को बिना किसी उपचार के नदियों में बहाने से नदी का जल भी संदूषित होता है। जैसा मैंने कहा आपको फ्रेंड्स, जैसे जितने भी सारे सीवेज नदियों नालों का जो भी पानी है वो भी अगर बिना उपचार किए, बिना अगर आप जैसे ही नदियों में अगर आप बहा दें तो क्या होगा, नदी संदूषित हो जाएगी, उसमें जितने भी सारे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे, याद रखना है, ठीक है ना। नंबर 3 पॉइंट में हम लिखेंगे फ्रेंड्स कि किसानों द्वारा छिड़काव किए जाने वाले हानिकारक कीटनाशक से भूजल दूषित होता है और यह बारिश के पानी के साथ पीने के पानी में मिल जाता है और जिससे हम पीते हैं और देन हम बीमार पड़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना है। ये 3 पॉइंट्स को आपको लिखने हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता करेंगे वो आपको लिखना है। आपके अपने व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है ना, आप क्या क्या कर सकते हैं वायु को प्रदूषण होने से बचाने के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न के उत्तर के रूप में फ्रेंड्स आपको लिखना है कि आप व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण की जांच होनी चाहिए, ये एक हेडिंग देंगे पहले आप, ठीक है ना। फिर आप लिखेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर हम पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि पेड़ वायु प्रदूषण को कम करते हैं। रीजंस के रूप में आप लिखेंगे हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या करेंगे, पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि पेड़ जो है वह वायु प्रदूषण को कम करता है। नंबर 2 पॉइंट पे आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी प्राइवेट जो भी कार है, अपनी जो कार है उनका इस्तेमाल आप जितना हो सके कम करें, अवॉइड करें, ठीक है ना, याद रखना है। और सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करके आपको इधर उधर जाना है अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो, ठीक है ना। और कारपूलिंग को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, याद रखना है। नंबर 3 पॉइंट पर आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि कम दूरी के लिए, आप देख पा रहे हैं, कम दूरी के लिए आप क्या करेंगे, कम दूरी के लिए कार और स्कूटर, याद रखना है आपको, ठीक है ना। कम दूरी के लिए कार और स्कूटर, इसके अलावा आप लिखेंगे से जाने के बजाय आप पैदल ही साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर आप बहुत दूर नहीं जाना है, नजदीक ही जाना है, तो हम लोग स्कूटर ले लेते हैं या फिर छोटे मोटे कुछ भी वाहन ले लेते हैं और फिर हम चले जाते हैं, लेकिन हमें पैदल जाना चाहिए, फिर बाइसाइकिलिंग करके जाना चाहिए, याद रखना है आपको, ठीक है ना। आगे पॉइंट्स में लिखेंगे आप पटाखे न जलाने से हम वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को भी हम कम कर सकते हैं। जितना हो सके आपको फायर क्रैकर्स, जितने भी सारे क्रैकर्स हैं उनसे आपको अवॉइड होना चाहिए, ठीक है ना, आपका अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, याद रखना है, उससे काफी प्रदूषण होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे कि हमें कचरा और सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए और सूखी पत्तियों और कचरा जलाने से पौधा घर गैसें निकलती है जो विश्व के लिए उष्णता के लिए जिम्मेदार है। आप सभी जानते हैं जितना सारा अगर हम ये जितने भी सारे कचरे जलाएंगे, सूखी पत्तियां जलाएंगे, विभिन्न प्रकार के रासायनिक गैस वायुमंडल में निर्गत होंगे। इससे क्या होगा, विश्व उष्णता के लिए जो कि जिम्मेदार होगी और उसका डायरेक्ट सीधा असर हम पर ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। आपको टिप्पणी करना है, क्या टिप्पणी करना है आपको कि स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है क्या। अगर हाँ तो आपको लिखना है, अगर नहीं तो भी लिखना है,
ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं सवाल का उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है। आपको लिखना है फ्रेंड्स, पारदर्शी पानी हमेशा पीने के लायक नहीं होता है। इसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव, घुलनशील लवण और अन्य प्रदूषक शामिल हो सकते हैं। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं गंदे पानी में साफ दिखता है पानी, लेकिन विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव इसमें हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है, जिसे पीने के बाद हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है। कुछ समय पानी शुद्ध दिखता है, लेकिन इसमें विघटित लवण या जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। हमें पीने से पहले पानी को शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, याद रखना है आपको। और पानी को शुद्ध करके उबाल कर अगर आप पीते हैं, या फिर पानी का शुद्धिकरण यंत्र से अगर इस्तेमाल करके आप पीते हैं, देन ये सही है। ठीक है ना, याद रखना है आपको। इसीलिए शुद्ध दिखता हुआ, स्वच्छ दिखता हुआ, पारदर्शी दिखता हुआ पानी जो हमेशा सदैव पीने के ही योग्य होगा, यह नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं, मान लिया जाए कि, तो ऐसे उपाय की सूची बनाइए जिससे आप नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ठीक है ना। मान लिया जाए कि अगर आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं, तो ऐसे उपाय का आप लिस्ट बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को आपको बिल्कुल बेहतर पानी मिल सके। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला क्या क्या है उपाय? हानिकारक कीटाणु, रासायनिक और शारीरिक अशुद्धियों से मुक्त बनाने के लिए पानी का उचित उपचार यानी ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है ना। पानी का उपचार करके ही देन रिलीज करना चाहिए नगर के विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट्स में आप लिखेंगे कि जल निकायों में निपटान से पहले पानी और रसायन के उपचार के लिए कानून लागू करें। कानून बिल्कुल होनी चाहिए, नगर पालिका के स्तर पर भी होनी चाहिए। ठीक है ना। और हायर अथॉरिटीज में भी होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, ताकि क्या होगा ना, लोग अगर गंदे काम कर रहे हैं, मान लिया जाए कि पानी को प्रदूषित कर रहे हैं या फिर पानी को बर्बाद कर रहे हैं, तो उससे वो डरेंगे। याद रखना है। ठीक है ना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं अगले पॉइंट में कि किसी भी जंग या फिर टूटने और रिसाव से बचने के लिए नल के पानी की आपूर्ति करने वाले पाइपों का उचित रखरखाव होना चाहिए। यह किसके द्वारा होगा? नगर पालिका के द्वारा होगा। अब नगर पालिका के ही आप जानते हैं जो इतने भी सारे पाइप्स हमारे घर में है, ठीक है ना, टैप वगैरह, नल वगैरह है, जिसे हम ऑन करके ही खोलकर ही पानी प्राप्त कर रहे हैं, वो सभी नगर पालिका के जनरली होते हैं। या फिर बहुत ऐसे जगह है जहां पर घर में बोरिंग होता है और फिर क्या करते हैं, अंडर ग्राउंड वाटर से हम पानी को रिसीव करते हैं। याद रखना है। ठीक है ना। आगे पॉइंट में आपको लिखना है कि जल संसाधनों को साफ रखने और पानी के संरक्षण की आदत बनाने के लिए जागरूक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। यह नगर पालिका के द्वारा होना चाहिए। कोई विशेष दिन साल में या विशेष महीना ऐसा होना चाहिए, 15 दिन, 7 दिन एक होना चाहिए, एक निश्चित रूप से कोई तारीख होनी चाहिए जिससे नगर पालिका यह अवेयरनेस प्रोग्राम करे कि हमें किस तरह से पानी का रखरखाव करना चाहिए, कैसे पानी को बचाना चाहिए। ठीक है ना। यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर आपको बताना है। ठीक है ना। शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। शुद्ध वायु किस तरह का होगा और अशुद्ध वायु किस तरह की होगी, दोनों में अंतर आपको बताना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देख ले रहे हैं सवाल का उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है। फ्रेंड्स आपको लिखना है कि शुद्ध हवा में उचित मात्रा में गैसों का मिश्रण होता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। शुद्ध हवा में सही गैसों का एक अनुपात होता है, सही तरह से एक मिश्रण होता है। ठीक है ना, जो कि जीवित रहने के लिए किसी भी प्राणी को यह आवश्यक है। लेकिन यदि मात्रा के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प भी बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। ठीक है ना। तो इसे हम शुद्ध वायु हम कहते हैं। याद रखना है। तो 78 और 21 को अगर प्लस करेंगे तो हो जाता है फ्रेंड्स 99%। 99% ये दोनों गैस जो है कंबाइन है, बाकी 1% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प, वाटर वेपर मौजूद होते हैं। ठीक है ना। अब समस्या आती है जब भी हवा में अवांछित, याद रखना है, अब समस्या कहां पर है, जब भी हवा में अवांछित पदार्थों से संदूषित या दूषित होती है जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो ही हम इसे प्रदूषित हवा कहते हैं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। जैसे ही फॉरेन मटेरियल्स, बाहर से आने वाले मटेरियल्स जैसे ही हवा में एंटर करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स एंटर करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ईंधन के जलाने से, ठीक है ना, ईंधन के जलाने से विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एयर में निर्गत होते हैं। जब भी ये एयर के साथ मिलते हैं तो फिर वायु का प्रदूषण
जो है वह होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए कही जाती है अपने स्तर पर भी आप निश्चित करें कि वायु प्रदूषण को आप किस प्रकार रोक सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाकर, और आप क्या करेंगे, जो दिवाली या फिर बम फोड़ने वाले जो भी दिन होते हैं या फिर अलग से कोई भी अगर सेलिब्रेशन होता है आपका, तो कम से कम आपको फायर क्रैकर्स को जलानी चाहिए, याद रखना है आपको। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 6 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनमें अम्ल वर्षा होती है, और अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है वो भी आपको बताना है। तो उस आखिर अवस्था, उस कंडीशंस को आपको बताना है कि आखिर अम्ल वर्षा किस तरह से होती है, उनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट असर हम पर किस तरह से पड़ता है वो भी आपको बताना है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है। फ्रेंड्स आप लिखेंगे कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए वातावरण में मौजूद जलवाष्प के साथ प्रतिक्रियाएं करती है, याद रखना है। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है और नाइट्रिक एसिड बना देती है वातावरण में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट करके, याद रखना है, तो फिर यह अम्ल वर्षा के साथ गिरता है, जिससे वर्षा क्या होती है, एसिडिक और अम्लीय हो जाती है। इसे ही हम लोग अम्ल वर्षा कह रहे हैं। ठीक है ना, देन आप लिखेंगे अम्ल वर्षा, इसे ही कह रहे हैं। अब है अम्ल वर्षा में कैसे प्रभावित कर रही है, उसके बारे में कुछ बातें लिखेंगे। आप लिखेंगे अम्ल वर्षा त्वचा की जलन का कारण बनती है, याद रखना है। अगर आपके हेयर में गिरे तो हेयर लॉसेस होती है, हेयर फॉलिंग होता है, याद रखना। त्वचा पर गिरे तो त्वचा के जलन का कारण बनती है और पौधों के अंकुरण को रोकती है। इसके अलावा पुल जो होते हैं और भवन जो होते हैं उनके संरक्षण का कारण भी यह, संक्षारण का कारण भी वो बनती है। ठीक है ना, वो कॉरोजन होता है उसमें। ठीक है ना, पुलों में होता है, बहुत सारे ऐसे पुल्स देखेंगे, भवन देखेंगे। भवन में आप देखेंगे ताजमहल जो व्हाइटिश थी, जो संगमरमर था, वो अब येलोइश हो जा रहा है। ठीक है ना, साथ में मिट्टी की उर्वरता शक्ति जी है वो भी बदल जाती है। जो फर्टिलाइजिंग जो पावर होता है मिट्टी में वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और पौधे और जलीय जीवन को यह नष्ट करता है, ये एसिडिक रेन। ठीक है ना, याद रखना आपको इन बातों को। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 7 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस जो है वह नहीं है। ठीक है ना, पौधा घर गैस जो है वह नहीं है, कौन सा गैस है। तो आपको विकल्प के रूप में 4 विकल्प है, आप देख पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा वो गैस है जो पौधा घर गैस नहीं है जो, तो फ्रेंड्स वह है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन तो खुद ही हवा में मौजूद है फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कोई भी इफेक्ट जो है वह नहीं होता है पौधा घर गैस में, याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, मीथेन से हो सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही हवा का 99% जो पोर्शन है वो बनाते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन से कोई खतरा नहीं है, याद रखना आपको। चलिए अब हम लोग जान ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 8 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यह है आपका सवाल। पौधा घर का जो प्रभाव है उसका वर्णन करना है अपने शब्दों में, किस प्रकार से इफेक्टिव होता है ये, किस तरह से ये आखिर इफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है। फ्रेंड्स आप लिखेंगे पौधा घर प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर विकिरण को पौधा घर गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ाया जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर विकिरण को पौधा घर गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, याद रखना है। परिवेश के तापमान में यह वृद्धि विश्व उष्णन के लिए जिम्मेदार है। CO2, मीथेन हो या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि जैसी गैसें उष्मा विकिरण, याद रखना है, उष्मा विकिरण का जाल बनाती है और इन्हें पौधा घर गैस कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। ठीक है ना, देन आप लिखेंगे कि आखिर पौधा घर का उपयोग, आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि पौधा घर का उपयोग अक्सर फूलों, सब्जियों और पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, मुख्यतः ठंडे क्षेत्र में। अब हमारे वातावरण में पौधा घर गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण
जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। याद रखना है फ्रेंड्स, पौधा घर गैस में जो इफेक्ट है, ऐसा आप सभी जानते हैं, विभिन्न प्रकार के जो गैस है वो वातावरण में जैसे ही उसके ऑक्साइड्स जो वातावरण में अगर संचित हो जाते हैं तो वह सूर्य की गर्मी को पकड़ लेता है। याद रखना है, और यही उष्णन बढ़ा देता है वायुमंडल, ठीक है ना, उनके तापमान को भी बढ़ा देता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा का कुछ परसेंट पृथ्वी शोषण करता है और कुछ परसेंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिससे एयर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स और विभिन्न प्रकार के जो कण हैं वो उसे ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है उस गर्मी को, और यही खतरा का कारण मेन बनता है फ्रेंड्स। याद रखना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 9 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, अपने आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त एक भाषण लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको भाषण लिखना है, कि मान लिया जाए कि आप क्लास में वो डिक्टेट करेंगे, आप बोलेंगे, कहेंगे, ठीक है ना, तो आप कैसे लिखेंगे वो आपको लिखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपके लिए पहले ही लिख के रखा है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पौधा घर, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, पौधा घर गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण, याद रखना है, पौधा घर गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि को विश्व उष्णन के रूप में जाना जाता है। आखिर सबसे पहले आपको बताना है कि आखिर विश्व उष्णन आखिर है क्या, ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या, ये आपको सबसे पहले बताना है पहले लाइन में। देन आप लिखेंगे कि विश्व उष्णन दुनिया भर में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता देना है कि पूरे विश्व में यह चिंता का विषय है, सभी देश इसके बारे में पूरा गहनशील अध्ययन कर रहे हैं, चिंतित है। याद रखना है कि किस तरह से इस प्रकार के आखिर समस्या से आखिर छुटकारा मिले, निजात मिले, सभी देश इस विषय में चिंतित हैं काफी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लेशियरों का जो भी पिघल रहे हैं, यानी गंगोत्री ग्लेशियर्स, तटीय क्षेत्रों में अचानक बाढ़ विश्व उष्णन के कारण, ठीक है ना, ये सभी विश्व उष्णन के कारण ही हो रहे हैं। इसीलिए क्या किया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल देश के बीच पौधे घर गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया एक समझौता है। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि क्योटो जो है वह टोक्यो में, जापान में स्थित है, ठीक है ना, जापान में यह स्थित है, और उन्हीं आखिर 192 देशों के बीच, 192 देशों के बीच यह समझौता हुआ था। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना, कि आखिर पौधा घर गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है, याद रखना है। और साथ में आपको लिखना है कि आपकी ओर से, ठीक है ना, आप लिखेंगे आपकी ओर से छोटा योगदान पर्यावरण की स्थिति में भारी अंतर ला सकता है। एक छोटा सा योगदान, कंट्रीब्यूशन क्या कर सकता है ना, पर्यावरण की स्थिति में एक बदलाव ला सकता है। आप लिखेंगे हम पेड़ लगा सकते हैं और पड़ोस में पहले से मौजूद पर्यावरण का पालन पोषण भी हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक छोटा सा योगदान, कंट्रीब्यूशन भी पर्यावरण में काफी चेंजेस ला सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 10 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। आखिर ताजमहल की जो सुंदरता है उस पर किस तरह के संकट आ गए हैं, उस पर आपको कुछ बातें बतानी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के बढ़ने के कारण ही अम्ल वर्षा हो रही है, ठीक है ना। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है, ठीक है ना। इस घटना को संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल के कण, ठीक है ना, जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। याद रखना है, आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। और होता क्या है, इससे ही जो भी संगमरमर, व्हाइटिश जो संगमरमर है वो अब येलोइश संगमरमर हो जा रहा है, इसलिए संगमरमर का कैंसर कहा जा रहा है इसे, ठीक है ना। और साथ में मथुरा उस जगह में, ठीक है ना, याद रखना है आपको, जितने भी सारे आसपास में, आगरा के आसपास जितने भी सारे जगह हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कल कारखाने जो हैं वो काफी रूप से हैं बड़े हुए, ठीक है ना। और उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो क्या कर रहे हैं कि आखिर इस संगमरमर को पीला करने के लिए अपना बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 11 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, पौधे में जल पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है, वो आपको बताना है।
अगर जल में पोषक स्तर में अगर वृद्धि किस प्रकार जलीय जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर के रूप में हमें क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि क्षेत्र से धोए जाने वाले रासायनिक उर्वरक, खरपतवार, कीटनाशक इत्यादि का अत्यधिक मात्रा तालाबों में प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, ये शैवाल को पनपने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करती है। एक बार जब एक शैवाल मर जाते हैं तो वो जीवाणु द्वारा डिकम्पोज के लिए भोजन का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में इन तालाबों में बहुत सारी ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है। इससे ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाती है और जलीय जीवों को मार डालती है। यह है मेन प्रोसेस फ्रेंड्स, आपको समझना है। जब भी आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं तालाबों में, खेतों में कर रहे हैं, वो पानी के वर्षा के पानी के माध्यम से वो तालाबों में चला जा रहा है, फिर शैवाल को पनपने के लिए पोषक तत्वों के रूप में ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब शैवाल जब ये मर जाते हैं, याद रखना है, तो क्या होता है, तो आप विभिन्न प्रकार के जितने भी सारे आप सभी जानते हैं कि हमारे इस पूरे वातावरण में पानी में हर जगह जो है वह सूक्ष्म जीव जो है वो मौजूद है। डिकम्पोजर्स अब क्या कर रहे हैं, उसे भोजन के लिए काम कर रहे हैं उस शैवाल को मर जाने के बाद। होता क्या है, तो फिर क्या हो रहा है, जैसे ही शैवालों को उपयोग किया जा रहा है डिकम्पोजर्स के थ्रू, ठीक है ना, विघटनकर्ता के थ्रू, तो क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया में तालाबों में बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो जो कि घुली हुई है उसका उपयोग हो जा रहा है। इससे ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जा रही है और जो जलीय जो जीव है इससे मर जाते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में फ्रेंड्स, ठीक है ना।